लर्न हिंदी में। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बड़े भाई साहब चैप्टर पूरा कवर किया था और कहानी को समझा था, अभ्यास प्रश्न किए थे और बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाया था और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है अध्याय 9 डायरी का एक पन्ना वो समझेंगे। ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, बहुत कुछ कंफ्यूजन होता है और बहुत सारी चीज़ों में वो गलतियाँ करते हैं। तो आज मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको इसकी पूरी स्टोरी समझाऊंगी कि आखिर में 26 जनवरी 1931 को क्या हुआ था और इस एक पन्ने में ऐसा क्या है जो इस चैप्टर में हमारे लेखक हैं उन्होंने सीताराम सेकसरिया जी जो हैं उन्होंने पूरे चैप्टर में क्या बताया है। तो अब हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं और आपको ये समझना चाहिए कि 26 जनवरी 1931 में हमारा स्वतंत्रता दिवस, दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस गुलाम भारत के समय में 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। उस समय हमारे लेखक और सीताराम जी और सुभाष चंद्र बोस जी दोनों ही शामिल थे, लेकिन कलकत्ता के लोगों ने उसमें भाग नहीं लिया था। लेकिन दूसरा स्वतंत्रता दिवस जब 26 जनवरी 1931 को मनाया गया, उस समय कलकत्ता के लोग और सभी लोगों ने, बंगाली लोग, उन सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब तैयारियां की। उसी के विषय में ये पूरा चैप्टर है। इस एक डायरी के एक पन्ने में सीताराम जी ने वो सारी गाथा, वो सारी कहानी, उस समय क्या क्या हुआ था उसके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो हम इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ कि कलकत्ता के जो लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर बहुत भाग लिया, बहुत सारी तैयारियां की उन्होंने और अपने अपने मकान में झंडा फहरा दिया हमारा। उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ मतलब जोश खरोश से मनाने का पूरा उन्होंने ठान लिया। और उस समय जब ये झंडा फहराया गया तो इतना ज़्यादा उत्साह था लोगों में, इतना कुछ सजावट उन्होंने की हुई थी, बहुत ही उत्साह था स्वतंत्रता दिवस को लेकर। इतने में क्या हुआ कि कौशल की तरफ से नोटिस निकाला गया। अंग्रेजों ने नोटिस निकाला कि भाई जो झंडा वर्धन होगा, जो झंडा फहराया जाएगा, वो मैन्यूमेंट के नीचे ही फहराया जाएगा। जैसे हमारी संसद है वैसे ही उस समय बिल्डिंग हुआ करती थी, मैन्यूमेंट के नीचे ही झंडा को फहराना है। जबकि ब्रिटिश सरकार के नोटिस के अनुसार सभा करना अपराध, मतलब जो ब्रिटिश सरकार ने उस समय नोटिस निकाल दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता था, क्योंकि वो गुलाम भारत था उस समय पे और अगर उसके विरुद्ध कोई जाता है तो उसे अपराध समझा जाता था। तो बच्चों, बंगाल के लोगों ने इसे क्या समझा, इसे अपने लिए खुला चैलेंज समझ लिया कि भाई ये तो हमारे लिए खुला चैलेंज है और अब तो हम कानून भंग करेंगे। उन्होंने ये खुला चैलेंज समझ लिया अपने लिए और उन्होंने क्या किया, पुलिस की बर्बरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई जुल्मों के बाद भी, मतलब उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं होगा, जो ब्रिटिश सरकार ने बोला है हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ये हमारे लिए चैलेंज है। वो स्वतंत्रता दिवस को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे। तो उन पे पुलिस ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा बर्बरता की, बहुत ज़्यादा जुल्मों के बाद इतने जुल्म ढाए और उसके बाद भी हजारों लोग आज़ादी के इस महासंग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया। इनमें बहुत बड़ी संख्या जो है वो औरतों की थी, औरतें बहुत ज़्यादा शामिल थी। पुलिस की लाठियां खाकर भी, खून बहाकर भी जुलूस निकाला जा रहा था, निकल गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेखक कहता है कि नज़ारा कुछ ऐसा था कि भारत में पहले 26 जनवरी
30 को सारे हिंदुस्तान में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, परंतु उस समय कलकत्ता तो शामिल नहीं था। लेकिन इस बार नज़ारा ही कुछ अलग था कि 1931 को उनकी वर्षगांठ मनाई जानी थी। अब मतलब ये स्वतंत्रता दिवस होने वाला था। आप इमेजिन कीजिए कि उस समय क्या नज़ारा होगा जब हमारा भारत गुलाम था, अंग्रेज जो है वो राज किया करते थे, और उस समय क्या ये एक गाथा है, उस समय का ये जानकारी है, ये पन्ना जो है सीताराम जी ने लिखा है। उस समय ये लोग प्रेजेंट हैं, उस समय ये लोग हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं। इतनी जुल्म करने के बाद भी तैयारियां जो है बहुत जोरों शोरों से चल रही थी, खूब प्रचार हो रहा था। इसमें कलकत्ता के लोगों ने जगह जगह बोलकर फंड भी इकट्ठा किया। लगभग 2000 रुपए का उन्होंने खर्च किए थे। 2000 रुपए का फंड इकट्ठा किया जगह जगह जाकर, और 2000 रुपए तक उन्होंने इकट्ठा किए, खर्च किए, और घर घर जाकर लोगों को समझाया था कि भाई मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाए। तो सभी लोगों ने झंडा भी लगाया था। आम लोगों का उत्साह भी बहुत ही नया था। पुलिस की पूरी ताकत के साथ, पुलिस भी क्या कर रही थी कि पूरी ताकत के साथ जो है गश्त दे रही थी। यहाँ पे पुलिस, सारे लोग जो है वो बर्बरता कर रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी तादाद में, एक पूरे ग्रुप में जो है हमारे स्वतंत्रता का महासंग्राम के लिए लोग एकत्रित हो गए। मेन्यूमेंट के नीचे जहां पर शाम को सभा होने वाली थी, वहां पर पुलिस ने क्या किया, वहां पे पुलिस ने सुबह 6 बजे से ही उसको चारों तरफ से घेर लिया कि भाई झंडा कहाँ फहराया जाएगा। और बहुत मतलब उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। उस समय जो था ब्रिटिश सरकार के जो पुलिस है, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया कि झंडा यहाँ फहराया जाना है, और लोगों को बुरी तरीके से मार पीट रहे थे। काफी मारपीट हो रही थी। कई लोगों के तो सर फट गए थे, सिर फट गए थे। लड़कियों ने भी जुलूस निकाला, उनमें से कई को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया। लगभग 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया गया। लगभग 11 बजे के समय स्त्री समाज ने भी जगह जगह से जुलूस निकालने शुरू कर दिया। लगभग 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ एकजुट हो गई थी। स्त्री समाज ने भी जगह जगह जुलूस निकालना चालू कर दिया। अब 3 बजे से मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ एकजुट हो गई। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून भंग हो गए थे। लगभग इस पे काम शुरू हो गया कि भाई अब तो हम ये कानून को भंग कर देंगे। इतनी बड़ी सभा हो गई। यह सभा करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी लड़ाई थी, क्योंकि पुलिस कमिश्नर के नोटिस के अनुसार सभा नहीं हो सकती थी। उन्होंने पहले कह दिया था कि भाई कोई ऐसी गुट्टबाजी नहीं होगी, कोई ऐसी सभा नहीं होगी, लेकिन फिर भी लोगों ने कर दी, तो वो दोषी हैं। जबकि कौशल की तरफ से निकले नोटिस के अनुसार मॉन्यूमेंट के नीचे ही झंडारोहण किया जाना था। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। अब क्या हुआ, उस समय पे सुभाष बाबू जब जुलूस लेकर आए, उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ थी। जब सुभाष चंद्र बोस जी वहां पर जुलूस लेके आए, उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ थी, और उनकी अधिकता होने के कारण अब क्या हुआ, पुलिस ने देखा कि भाई ये तो इतनी ज़्यादा पब्लिक है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो वो उन्होंने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। और उन्होंने समझ लिया कि भाई हम तो इन्हें रोक नहीं पाएंगे, तो रोक नहीं पाई पुलिस। लेकिन फिर भी यहाँ सुभाष बाबू को भी काफ़ी लाठियाँ पड़ी, और उन्होंने तो भी जितनी लाठियाँ उनको पड़ रही थी, वो ज़ोर ज़ोर से वंदे मातरम ही कह रहे थे। और कई स्त्रियों ने तो क्या किया कि ऐसी सिचुएशन आने के बाद भी मॉन्यूमेंट के नीचे सीढ़ियों पर ही झंडा फहरा दिया उन्होंने। तो सुभाष बाबू को लॉकअप में भेज दिया गया, अब उनको जेल भेज दिया गया कि भाई तुम इतना ज़्यादा विरुद्ध जा रहे हो, इतने बड़े ग्रुप को लेकर आए हो, क्रांतिकारी हो। और उस समय उन्होंने, जो पुलिस है, उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया। अब वो जेल चले गए। भीड़ इतनी ज़्यादा होने लगी कि बहुत सारे आदमी घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया।
आखिर एक टाइम पर धर्म तल्ले पर आकर, धर्म अलग अलग धर्म के लोग थे, आखिर में जुलूस टूट गया। स्त्रियों को भी पकड़कर लाल बाजार भेज दिया गया। पुलिस का लाठीचार्ज चलता ही रहा, कई आदमियों को पकड़ लिया। लगभग 105 स्त्रियों को पकड़ा गया, जिन्हें रात को छोड़ भी दिया गया। कलकत्ता में पहले कभी भी इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं हुई थी। बहुत से आदमियों की चोट लगने से हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। बहुत सारे आदमियों को बहुत चोट लगी थी और उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे, उनकी फ़ोटो उतार रहे थे। कलकत्ता में उस दिन जो हुआ वो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। बंगाल और कलकत्ता के नाम पर लगा कलंक भी बहुत हद तक धुल गया था। क्या हुआ था बच्चों? जब 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उस समय बंगाल और कलकत्ता शामिल नहीं था। इसलिए काफ़ी लोग बहुत सारी बातें बनाते थे कि भाई ये देशद्रोही है, या ये लोग शामिल नहीं हुए हैं, ये हमारे देश से अलग हैं, सब कुछ। लेकिन जब दूसरा स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और पुलिस की इतनी ज़्यादा बर्बरता के कारण, इतना ज़्यादा उन पे जुल्म करने के बाद भी वो पीछे नहीं हटे। इसलिए अंत में सीताराम जी ने कहा है कि कलकत्ता में उस दिन जो भी कुछ हुआ है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बंगाल और कलकत्ता के नाम पर लगा हुआ कलंक जो है वो बहुत हद तक धुल गया था। तो बच्चों, आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से समझा, और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि बेटा ये 26 जनवरी 1931 30 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और यही आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जिस दिन हमारा पहला संविधान लागू हुआ था। तो वो स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस अलग है, और स्वतंत्रता दिवस हम जो मनाते हैं वो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, तब पहला फ्रीडम माना जाता है। सो बच्चों, चलिए अभ्यास प्रश्न करना हम शुरू करते हैं। कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? तो जैसा कि हमने स्टोरी में समझा था कि उस दिन कलकत्ता वासियों ने अंग्रेजी सरकार का डटकर विरोध किया था और स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यह दिन कलकत्ता वासियों के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है। और आपको याद भी होगा कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस, दूसरे स्वतंत्रता दिवस में बढ़ चढ़कर पहली बार भाग लिया था, और इतने जुल्म और बर्बरता के बावजूद एक बहुत बड़ी संख्या में कलकत्ता वासियों ने ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजी सरकार का डटकर विरोध किया और स्वतंत्रता दिवस भी बनाया। इसी कारण उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। जुलूस समझ रहे हैं आप? एक बहुत बड़े ग्रुप में जो वो अपने सभी लोगों को लेकर आ गए थे, अपने दल को लेकर आ गए थे जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। और अंग्रेजी पुलिस जो है, ब्रिटिश सरकार ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको रोकने की कोशिश की थी, पर एक बहुत बड़ी संख्या में वो लेकर दल को वहाँ पहुँच गए थे। तो उनके उस जुलूस का भार किस पर था? पूर्णोदास पर था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? जब उन्होंने झंडा लगाया उस समय क्या प्रतिक्रिया हुई? विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर पुलिस ने
उन्हें पकड़ लिया और पुलिस ने वहां उपस्थित अन्य लोगों को भी बहुत मार पीट कर हटा दिया। लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते हैं? लोग अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराकर इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि वो स्वतंत्र हो चुके हैं और अब वे अंग्रेजी साम्राज्य के गुलाम नहीं रहना चाहते। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? कलकत्ता के लोग देश की स्वतंत्रता को लेकर एक बड़ी सभा करने की तैयारी में थे। अंग्रेजी सरकार ने लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहती थी अंग्रेजी सरकार, इसीलिए पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को घेर लिया था, क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये लोग एक बड़ी संख्या में इकट्ठा होने वाले हैं। उनकी तैयारियों को देखकर पुलिस ने ये अंदाज़ा लगा लिया था और वो चाहती थी कि लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, इसीलिए उन्होंने पार्कों और मैदानों को घेर लिया। 26 जनवरी 1931 के दिन जो अमर बनाने के लिए उस दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी? 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उस दिन देश की स्वतंत्रता को लेकर एक बड़ी सभा करने की तैयारी की गई थी कि एक बहुत बड़ी सभा होगी जिसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे और सभी लोगों को इस दिन का महत्व समझाया गया कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्व है इसका, और सभी से अपने घरों पर अपने राष्ट्रीय झंडे को फहराने के लिए कहा गया था। इस दिन के लिए खूब प्रचार किया गया। केवल प्रचार में ही 2000 रुपये तक खर्च आ गए थे, जैसा कि हमने पढ़ा था कहानी में, ताकि ये जो दिन है ये अमर हो जाए, इस दिन को अमर बनाया जा सके। आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चलता था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए महत्वपूर्ण था। सभी लोगों ने उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर ली थी। स्त्री समाज अच्छी तैयारी कर रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों ने भाग लिया था और वो बहुत अच्छी तैयारियां कर रही थी। लोगों की भीड़ सभा स्थल पर एकत्रित हो रही थी। लोग टोलियां बना कर मैदान में घूम रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी कारण लेखक ने इस दिन को निराला कहा है। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और कौंसिल के नोटिस में क्या अंतर है? पुलिस कमिश्नर के नोटिस में लिखा था कि कानून की अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। यदि कोई सभा हुई तो वो लोग तो क्या हुआ, तो उन्हें दोषी समझा जाएगा। दूसरी ओर काउंसलिंग के नोटिस में लिखा था, काउंसिल के नोटिस में लिखा था कि सभी की उपस्थिति में 4:24 पर झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने की बात कही गई थी। दोनों नोटिस में सीधा टकराव था। मतलब एक तो पुलिस कमिश्नर ने जो नोटिस निकाला, उस नोटिस में तो साफ लिखा था कि भाई कानून की धारा, अमुक धारा कानून की उनके अनुसार अगर सभा नहीं होती तो दोषी माना जाएगा। और दूसरी ओर जो काउंसिल का नोटिस था उसमें लिखा था कि 4:24 तक झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़े जाने की बात कही गई थी। इस प्रकार दोनों नोटिस जो है वो सीधा टकराव था।
धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? धर्मतल्ले के मोड़ पर पुलिस वालों ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। अनेक लोग घायल हो गए और पुलिस ने कुछ स्त्रियों को पकड़कर लाल बाजार जेल भेज दिया। पुलिस ने लाठी चलाना नहीं छोड़ा और धीरे धीरे जुलूस में लोगों की संख्या कुछ देर के लिए कम हो गई। इस कारण धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, लेकिन उनकी फ़ोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों की फ़ोटो खींचने की वजह क्या थी, इसे आप स्पष्ट कीजिए। 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। एक जुलूस निकला। अंग्रेजी शासन के जुलूस में शामिल लोगों ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। अनेक स्त्रियां और पुरुष जो है वो घायल हो गए। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख करने के साथ साथ उनके फोटो भी खिंचवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने का कारण अंग्रेजी शासक के क्रूरतापूर्ण रवैये को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाना था। वे अगले दिन के समाचार पत्रों में उन घायलों की तस्वीरें छपवाना चाहते थे। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका रही है? सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज ने अपना सक्रिय योगदान दिया था। जगह जगह से स्त्रियां जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जब पुलिस ने जुलूस में शामिल लोगों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी तो स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराने लगी। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा भी पढ़ी। स्त्रियों पर भी लाठियां चलाई, किंतु उनका उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वह निरंतर आगे बढ़ती रहीं। उस दिन लगभग 105 स्त्रियां गिरफ्तार हुई थी और पुलिस वालों ने बहुत मारा था। पुलिस ने बहुत मारा पीटा था। उसके बावजूद इतनी तादाद में स्त्रियां इकट्ठा हुई, उनका उत्साह कम नहीं हुआ और 105 स्त्रियां गिरफ्तार भी हो गई। इस प्रकार सुभाष बाबू ने जुलूस में स्त्री समाज की भूमिका को सराहनीय बताया है। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? लाल बाजार आने पर जुलूस ने एक बड़ी भीड़ के रूप ले लिया। मतलब जब लाल बाजार आया तो जुलूस ने जो है उनको सबको लेकर आया। मतलब कि वहाँ से जब लाल बाजार वाली जेल में लेकर आया जा रहा था, उस समय बहुत बड़ी भीड़ का रूप ले लिया। तो उनमें अनेक स्त्रियां और पुरुष थे। उसमें बहुत, मतलब जब लेकर आए तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी स्त्री और पुरुष की। सबको एक साथ लेकर आए और बहुत सारी लाठियां बरसाते रहे, किंतु लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। बहुत से लोग घायल हो गए। पुलिस बर्बरता पूर्वक जुलूस को रोकना चाहती थी, लेकिन लोग निरंतर बढ़ रहे थे। जो लोग स्वयं सेवक थे वे लाठियां पड़ने पर भी अपने स्थान से पीछे नहीं हट रहे थे। कुल मिलाकर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाए जाने से अनेक लोग घायल हो गए। उनमें से कुछ तो बहुत गंभीर हालत में थे। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा को कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचारों को प्रकट कीजिए।
यहाँ अंग्रेज सरकार के द्वारा लागू उस कानून को भंग करने की बात कही गई है जिसके अंतर्गत भारतवासियों को अपने देश का झंडा लहराने और फहराने की आज्ञा नहीं थी। अंग्रेज सरकार के द्वारा लागू इसी कानून को 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाते समय भंग कर दिया गया था। यह कानून भंग करना उचित था। ऐसा करने से देशवासियों के हृदय में स्वतंत्रता प्राप्ति का उत्साह बढ़ गया और लोगों में एकता का भाव जागृत हो गया। अंग्रेजी सरकार का मनोबल भी टूट गया। बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत से स्त्रियां जेल चली गईं। फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। इससे पहले ऐसा दिन कभी नहीं आया था। आपके विचार में सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दिन एक जुलूस निकालने और झंडा फहराने की तैयारी भी की गई थी। लोगों ने उत्साहपूर्वक जुलूस में भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस भी कई नेताओं के साथ इस जुलूस में शामिल हुए। पुलिस ने बर्बरतापूर्वक जुलूस में शामिल स्त्री पुरुषों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बहुत से लोग घायल और गिरफ्तार हो गए। स्त्रियां भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने लाठियां खाई, गिरफ्तार हुई, अंग्रेजी साम्राज्य का जैसा डटकर विरोध किया और उस दिन हुआ वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों में स्वतंत्रता प्राप्ति के उत्साह बहुत अलग था। लगभग 200 लोग घायल हुए और 105 स्त्रियां जेल चली गईं। देश को आज़ाद करने का यह उत्साह पहले कभी नहीं देखा गया था। इससे पहले बंगाल के विषय में कहा जाता था कि देश की स्वतंत्रता में इनका कोई योगदान नहीं है, परंतु इस विद्रोह के बाद कलकत्ता वासियों पर लगा हुआ कलंक धुल गया। इसी कारण उस दिन को अपूर्व कहा गया है। आशय स्पष्ट कीजिए। आज तो जो कुछ हुआ वह इससे पहले कभी नहीं हुआ था, अपूर्व नहीं हुआ था। वह अपूर्व है, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया है। इससे क्या तात्पर्य है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। लेखक कहता है कि 26 जनवरी 1931 के दिन जो कुछ भी हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले बंगाल या कलकत्ता के लोगों के विषय में ये कहा जाता था कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई योगदान नहीं है, कोई योगदान नहीं दे रहे हैं। उस दिन उन लोगों ने दिखा दिया कि देश को स्वतंत्र कराने में वे भी पीछे नहीं हैं। उस दिन कलकत्ता के स्त्री पुरुषों ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध में जैसे प्रदर्शन किया वैसे बहुत ही वो प्रशंसनीय था। अंग्रेजी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई, उन्हें जेल में ठूसा, किंतु उनका उत्साह फिर भी कम नहीं हुआ। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। लेखक स्पष्ट करता है कि 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता वासियों ने अंग्रेजी सरकार को खुली चुनौती दी और एक तरफ पुलिस कमिश्नर ने यह नोटिस भी निकाला कि उस दिन कोई भी सभा करना कानूनन अपराध है और जो लोग इसमें शामिल होंगे उन्हें दोषी समझा जाएगा। वहीं दूसरी ओर काउंसिल ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया कि ठीक 4:24 पर सभा जरूर होगी जिसमें झंडा भी फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। इस प्रकार अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी गई थी और
कि यदि वह आंदोलनकारियों को रोक सकती है तो रोककर दिखा दे। अंग्रेजी साम्राज्य को ऐसी खुली चुनौती इससे पहले कभी भी नहीं दी गई थी। तो बच्चों, ये चैप्टर, ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसमें कुछ ग्रामर ज़रूर है, लेकिन हम ग्रामर का अलग से सारी ग्रामर एक साथ कवर करेंगे। तो मैं इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर आशय स्पष्ट के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त कर रही हूँ। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो में बने रहे हैं तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए। इसमें जो स्पेशल कीवर्ड्स हैं, जो विशेष शब्द हैं, उसे हाईलाइट कीजिए, उसके माध्यम से आंसर्स को याद कीजिए, स्टोरी को अच्छे से समझिए, ताकि आप बाकी के क्वेश्चंस के भी आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है बच्चों कि अगर आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो जब आपका गद्यांश या पद्यांश जब आते हैं एग्ज़ाम में तो आप उनका आंसर बहुत इजीली कर पाते हैं, बहुत आसानी से आप उसे अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने एग्ज़ाम के लिए। आप लोग प्रयास कीजिए, प्रयास करते रहिए जब तक कि आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। और मैं आपके साथ हूँ और मैं बहुत अच्छे से अपने अनुभव के अनुसार आपको सरल सरल शब्दों में हिंदी समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और करती रहूँगी। बाकी के चैप्टर भी हम गद्य के जल्दी ही कवर करेंगे और अलग से ग्रामर भी कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।